चलिए इसे कंप्लीट करो फटाफट। हाँ जी देखिएगा बना, इसके आगे है ना, हमें क्या करना है, ई ए सी का मान रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ई ए सी का मान समीकरण नंबर 3 से रख देते हैं। तो सबका ध्यान बोर्ड पर, और देखो समीकरण 3 से मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 4 में रखने पर, तो सुनो सारे के सारे ढंग से बिल्कुल। तो आई ए सी इक्वल टू मिला मुझे माइनस का 4em/3 और cos 2 ओमेगा टी, और साथ में इधर है 2 ओमेगा सी, और बट्टा कितना आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1। अब सुनो, मेरे पास में दो तरीके हैं आरएमएस वैल्यू ज्ञात करने के। एक तरीका है बहुत ज्यादा बड़ा तरीका, और एक तरीका है बहुत ज्यादा छोटा तरीका। दोनों से आंसर वही आने वाला है। तो सुनना मेरी बात ढंग से, अपन दोनों तरीकों पे बात कर लेते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे नोट्स के अंदर छोटे तरीके का यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन सुनो, पहले कैलकुलेशन काफी बढ़ चुकी, ठीक है ना। चलो सुनो, हमने आपको बताया था आरएमएस ज्ञात करने का पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, जैसे यहां करंट का आरएमएस ज्ञात करना है ना, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, तो करंट का स्क्वायर करो, एक आवर्तकाल के लिए उसका औसत मान ज्ञात करो, फिर उसका वर्गमूल करो, तो आपको क्या मिलेगा, करंट का वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका क्या है, अरे दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है, करंट का शिखर मान ज्ञात करके उसमें √2 का भाग लगा दो, तो सीधा क्या मिल जाएगा आपको, आरएमएस। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है सर कि उसके अंदर सबसे पहले धारा का वर्ग करो, एक आवर्तकाल के लिए उसका औसत मान ज्ञात करो, फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो हमें करंट का क्या मिलता है, आरएमएस मिलता है। जैसे आरएमएस अपन ने अर्धतरंगदिष्टकारी में लिखवाया था, किस तरीके से परिभाषित किया था, वही तरीका सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल। उससे भी ज्ञात करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। और दूसरा बड़ा सिंपल तरीका क्या है, आप क्या करो, करंट का शिखर मान ज्ञात कर लो और उसके अंदर √2 का भाग लगा लो, तो उससे भी आंसर वही आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, शिखर मान ज्ञात करके √2 का भाग लगा दे तो अपन को मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहले तरीके की बात कर लेता हूं। तो पहले तरीके के अंदर अगर किसी को चेक करना है तो कर सकता है, कैसे, ये करंट है IAC, तो क्या करेगा, IAC का स्क्वायर करेगा पहले तो, फिर एक आवर्तकाल के लिए उसका औसत मान ज्ञात करेगा, ये लो एक आवर्तकाल के लिए उसका औसत मान, फिर क्या करेगा, उसका वर्गमूल करेगा, तो क्या मिलने वाला है, IRMS मिलने वाला है। पहला तरीका तो ये है, उसमें पहले आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका समाकलन करना पड़ेगा, और फिर समाकलन को करके आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, RMS। दूसरा बड़ा सिंपल तरीका है, IRMS ज्ञात करने का तरीका IP/√2 कर दो। आईपी कैसे ज्ञात करेंगे, धारा का शिखर मान। शिखर मान कैसे ज्ञात करते हैं, कोस और साइन का जो गुणनफल होता है ना, वही शिखर मान होता है। तो यहां कोस 2 ओमेगा टी का गुणनफल क्या है, 4em/3 2 ओमेगा सी बटा 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1, ये, और इसके अंदर √2 का भाग लगा दूंगा, तो सीधा मुझे आरएमएस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो। अगर आपको पेज बढ़ाने की इच्छा होती है, यदि आपको एग्जाम के अंदर आता है कि हम मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूं ना, मुझे ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे ना, तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर वाले का चुनाव करें। और अगर आप चाहते हो कि अपना डेरिवेशन पूरा होना चाहिए, अपन ने सारी जानकारी दे दी, ठीक है ना, तो आप नीचे वाले का, तो मैं तो ये कहूंगा नीचे वाला बेस्ट है। ऊपर वाले के अंदर समाकलन करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, और सीधा करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। तो सुनो देखो, हाँ जी, ये धारा है ना, अब धारा का शिखर मान कैसे ज्ञात करेंगे, आ जाओ। धारा का शिखर मान मैंने आपको बताया था, अरे सुनो, कोस 2 ओमेगा टी का जो गुणांक है उसको लिख दो ऐसे कैसे, ठीक है, माइनस को छोड़ देना क्योंकि परिमाण के रूप में ले रखा है मैंने। तो 4em/3 और नीचे ही आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1, और इधर आ गया 2 ओमेगा सी। आपको कुछ नहीं काटना, काटा पीटी करना मत कर देना भाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12 से,
कोई मतलब नहीं है। इसको आप काटोगे तो आगे जाके कैलकुलेशन के अंदर उलझोगे। सीधा ये 2 ओमेगा सी आगे ऐसे काट दूंगा मैं डायरेक्ट। जब मैं इसको करंट को वोल्टेज तक ज्ञात करूंगा तो करंट को मैं प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसलिए आपको इसकी कैलकुलेशन के अंदर कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब हमें सर क्या ज्ञात करना है? वर्ग माध्य मूल मान IRMS। तो सर कैसे ज्ञात करते हैं? शिखर मान की धारा बट्टा √2। शिखर मान की धारा ऊपर वाली है तो उठाओ इसको यहां से 4em 2 ओमेगा सी, नीचे √2 है ना, और ये पार्ट इसके साथ लिखूंगा यहाँ पे तो नीचे वाला तो नीचे आ जाएगा। तो 3 पाई और ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। ये मान लो अपने एक पेज की कैलकुलेशन यहाँ पे बचा ली, ठीक है ना। एक पेज की कैलकुलेशन बच गई। अगर आप उससे करते ना तो भी आपको यही आंसर मिलता और आपकी एक पेज की कैलकुलेशन यहाँ पे बच गई। अब सुनना सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो, ये मिल गया। अब बड़ी काम की चीज और बताता हूँ एक और, फिर अपना आंसर आने वाला है। वो एक बड़े काम की चीज क्या है सुनो, देखो सारे के सारे हमें क्या ज्ञात करना है। अरे हमें तो EAC ज्ञात करना है। तो EAC कैसे ज्ञात करेंगे? देखो वोल्टता ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है, आप प्रतिरोध को किससे मल्टीप्लाई कर दो? धारा से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन सुनना, वोल्टता ज्ञात करने का तरीका होता है प्रतिरोध को किससे गुणा कर दो? धारा से गुणा कर दो। अब आ जाओ, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था कि लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम के अंदर क्या है? सर संधारित्र है। तो आप एक काम करो ना, संधारित्र पर वोल्टता ज्ञात कर लो। संधारित्र पर वोल्टता ज्ञात कर लो, वही किसके बराबर होगी? लोड प्रतिरोध RL पर जो वोल्टता होगी उसके बराबर होगी। तो सुनना सारे के सारे, यहां संधारित्र एवं RL समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः दोनों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता समान होगी। अब सुनो सारे के सारे, तो ये बीच बीच में छोटे छोटे डायग्राम बनाए जाते हैं ना, ये इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आपको पता रहे। आपको बुक के अंदर ये देखने को नहीं मिलते, सीधी की सीधी कैलकुलेशन होती है, लेकिन आप बीच बीच में बना देते हो ना, तो इससे आपको पता रहता है कि यहाँ पे ये हुआ है। चलो ये है आपकी कुंडली, ठीक है, आ जाओ। ये है आपका संधारित्र, ये लो संधारित्र, और इधर लगा हुआ होता है लोड प्रतिरोध RL। अब सुनना सारे के सारे, मुझे इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये RL के समांतर क्रम के अंदर क्या जुड़ा हुआ है सर? संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसके अंदर करंट है IRMS जो मैं ज्ञात कर चुका। तो इसका मतलब जो आउटपुट है वो RL पे जितना होगा उतना ही किस पे होगा? संधारित्र पर होगा। तो इसका प्रतिघात कितना है? XC। तो EAC बराबर वोल्टता बराबर धारा गुणा प्रतिघात या प्रतिरोध या प्रतिबाधा। तो ये हो जाएगा सर IRMS गुणा XC। सुनो यहाँ पे IRMS देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। चलो XC का मान कितना लोगे? अरे XC का मान 1/C ओमेगा नहीं, 1/C 2 ओमेगा। तो EAC इक्वल टू IRMS उठा दो 4em बट्टा √2 3 पाई। सुनो फिर क्या है? 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1, फिर आगे है 2 ओमेगा C, और XC का मान कितना है? 1/2 ओमेगा C। मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई मत करना, सीधा कट जाएगा। तो ये कट गया 2 ओमेगा C से 2 ओमेगा C, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? EAC का मान मिल जाएगा, ठीक है। इसको उतार दो। देखो अब ना, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं EAC। सुनना रे सारे के सारे, तो EAC बराबर मिल गया मुझे सर 4em बटा √2
3 पाई और ये आ गया मेरे पास में 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। अब सुनो, एक काम करते हैं उर्मिका गुणांक की परिभाषा से। उर्मिका गुणांक की परिभाषा से तो R बराबर क्या होता है? अरे R बराबर होता है EAC बट्टा EDC। हमने पहले भी कहा था अगर लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में संधारित्र है, इसके कारण यहां वोल्टता का अनुपात ज्ञात किया हुआ है। ठीक है ना? हाँ जी, मैंने ऐसे नहीं कहा, कई जगह ऐसे कह देते हैं कि दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, जो इच्छा हो वो यूज कर लो। ऐसे नहीं है, ठीक है ना? फिर तो ऐसे तो यहाँ उससे भी ज्ञात कर लो, हाँ ज्ञात कर लो, आ जाएगा। चलेगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना? कुछ है नियम तो उसके पीछे। EAC का मान रख दो, कितना है रे? 4EM बट्टा √2 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। अब सुनना सारे के सारे, EDC का मान कितना था? 2EM बट्टा पाई था। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो कट रहा है उस पार्ट को काट रहा हूं और रिमेनिंग पार्ट यहां पे लिख रहा हूं। चलो सुनो, देखना रे सारे के सारे, बड़ा सिंपल तरीके से। EM से EM गया, पाई से पाई गया, और 4 में 2 का भाग लगेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया √2 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। अब सुनो, बड़ी काम की चीज, ठीक है? हाँ जी, सुनना सारे के सारे, 3√2 लिख देता हूं, अच्छा दिखेगा। हाँ जी, सुनना सारे के सारे, देखो हमें पता है हमने L का मान भी ज्यादा रखा है और हमने C का मान भी क्या रखा है? ज्यादा रखा था ना। स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था L अनुभाग फिल्टर के अंदर L और C दोनों का मान ज्यादा रखते हैं। L का मान ज्यादा रखने का रीजन क्या है? ताकि हम क्या कर दे, ज्यादा से ज्यादा पहले ही प्रत्यावर्ती रोक ले। और संधारित्र की धारिता ज्यादा रखने का यूज इसलिए है ताकि उसका प्रतिघात कम हो जाए, तो पहले संकेत किस में जाए? संधारित्र के अंदर जाए। तो सुनना सारे के सारे, यहां L व C का मान उच्च होता है। हाँ जी, सुनना, अगर L और C का मान उच्च है तो इनका गुणनफल भी उच्च होगा। और सुनो, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो और 4 गुना, फिर ओमेगा स्क्वायर से भी गुणा है तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये 1 के कंपेयर के अंदर तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो हटाओ 1 को इसके अंदर से, तो R = 2 3√2 और 4 ओमेगा स्क्वायर LC। अब सुनना, देखो, हाँ जी, मैं एक काम करता हूं, इस 2 को भी कैंसिल कर देता हूं, तो R = आ गया 1 कितना आ जाएगा ये? रुक जा, 2 ऊपर कहीं का √2, भाई मुझे आते हैं गुणा करना, ठीक है ना? ये नीचे 2 बार गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6√2 आ जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC। अब सुनो, आवाज नहीं करे, इसको सोल्व किया तो ये आता है 0.118। रुको रुको, मैं जो काम की चीज बताने वाला हूं वो सुन लो, इसके पीछे रिजल्ट तो आ गया। अब सुनना, देखो एक बड़ी खासियत है इस फिल्टर की। हाँ जी सुनो, इसके अंदर हमें लोड प्रतिरोध RL प्राप्त नहीं होता। तो पहली काम की चीज क्या मिली कि L अनुभाग फिल्टर के अंदर जो उर्मिका गुणांक होता है वो लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता। तो मेरी बात ढंग से सुनना, कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या बोल देता है, एक हमारे पास में चौक निवेशी कुंडली, सॉरी चौक निवेशी फिल्टर है, ठीक है ना, या निवेशी चौक फिल्टर है, उस फिल्टर के लिए सिद्ध करो कि उर्मिका गुणांक लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता। अब क्वेश्चन सोचने वाले सोचते हैं अगर उसका हेडिंग के अंदर निवेशी चौक फिल्टर नहीं लिखवाते तो वो सोचते रहते हैं पता नहीं ये कौन सा फिल्टर आ गया, फिर वो सीधा उर्मिका गुणांक नहीं पूछ रहा और सीधा लिख देता है सिद्ध करो इसका उर्मिका गुणांक लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता। तो क्वेश्चन कैसे भी लैंग्वेज से घुमाए तो आपको लास्ट रिजल्ट में पता होना चाहिए। और दूसरा सुनो, इस फिल्टर की एक खासियत ये है कि RL पे तो निर्भर नहीं कर रहा, L और C पे निर्भर कर रहा है। L और C कहां पे आ रहा है? हमारे पास में नीचे आ रहा है। अगर मैं L और C का दोनों का मान ज्यादा रखूंगा
तो ये उर्मिका गुणांक मुझे क्या मिलेगा, कम से कम मिलेगा। और हम चाहते भी क्या है, कम से कम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन एक बात और सुनो, अगर ये इतना ही ज्यादा अच्छा फिल्टर है तो फिर हम पाई फिल्टर क्यों पढ़ते हैं? इसके अंदर एक कमी है, वो बहुत बड़ी कमी है इस वाले फिल्टर की, और वो कमी दूर करने के लिए ही पाई फिल्टर पढ़ा जाता है। इसका अगला फिल्टर आएगा, वो पाई फिल्टर उस कमी को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम आपको जब पाई फिल्टर पढ़ाएंगे तो पहली लाइन के अंदर वो जो कमी है वो कमी लिखवाएंगे, क्या कमी है। उस कमी को हम पहली लाइन के अंदर नहीं समझाएंगे। जब वो पूरा फिल्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हेडिंग लगवा के हम उस कमी को किस तरीके से पाई फिल्टर की सहायता से दूर किया जाता है वो समझेंगे। तो पहले आप ये उतारो, फिर 3 लाइन लिखवाऊंगा इसके बाद में। चलेगा, सुने, लिखो, एक लाइन लिखो, एक नहीं 3 लाइन है। रिकॉर्ड पे क्लास है। अरे महाराज रिकॉर्ड पे क्लास है इसलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लिखो, एल अनुभाग फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर में उर्मिका गुणांक, एल अनुभाग फिल्टर में उर्मिका गुणांक लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता है, लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता है, तथा L व C का मान, L व C का मान उच्च रखकर, L व C का मान उच्च रखकर लोड प्रतिरोध RL, सॉरी, L व C का मान उच्च रखकर उर्मिका गुणांक को कम किया जा सकता है, उर्मिका गुणांक को कम किया जा सकता है। हाँ जी, सुनो, देखो, अब इसके बाद जो फिल्टर आने वाला है, एक बार बंद करो, इसके बाद जो फिल्टर आने वाला है वो ये समझ लेना सबसे जबरदस्त फिल्टर है, पाई फिल्टर। वो फिल्टर करेंगे अपन, ये तो ताड़ लिया। हाँ जी, एक सेकंड,